गाइस, लेट्स ओपन द लीगल डोर। मैं हूं प्रतिभा। आज सभी के बीच में हम आज बात करने वाले हैं आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 के बारे में अगर बात की जाए तो इसकी भी बहुत लंबी दास्तान है, जहां पर काफी अमेंडमेंट हुए थे। और आर्टिकल 15 क्लोज 1, 15 क्लोज 2, उसके बाद में आर्टिकल क्लोज 3, 4 और 5 को इस 1 और 2 का एक्सेप्शन बताया गया था। और एक्सेप्शन क्यों लगाया गया है, ये अमेंडमेंट क्यों हुआ, और आर्टिकल क्लोज 4 और 5 को इंसर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर रिजर्वेशन की बात कहाँ से उठी, और पिछड़ी जाति में किन्हें शामिल किया गया, और कितना % रिजर्वेशन दिया जाएगा। और हाल ही में 124th अमेंडमेंट जो हुआ था, जहां पर 10% जो दिया गया था रिजर्वेशन, यानी कि इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उनको 10% रिजर्वेशन अमेंडमेंट के थ्रू दिया गया। ये सारी बातें क्यों उठी और किन केसेस में ये अहम फैसला लिया गया था, इन सभी को जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो प्लीज। और अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी दिक्कत है, या आपको किसी केस के बारे में कुछ डिटेल से जानना है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक। मैं आपके साथ आपकी दोस्त हमेशा बनी रहूंगी। और मैं यही चाहूंगी कि अगर जब भी आप वीडियो सुनते हैं, साथ में अपनी पेन और कॉपी लेकर बैठिए, ताकि जब भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको अच्छा लगता है कि ये कुछ अलग पॉइंट है, आप उसे नोट डाउन करिए। और इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट लॉ, LLB, LLM एग्जाम यू आर फाइटिंग, देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आपकी काफी मदद करेगी वीडियो। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम आर्टिकल 15 क्लोज 1 की ओर, जहां पर ये कहा जाता है कि किसी भी देश के नागरिक को इन 5 ग्राउंड्स के बेसिस पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, यानी कि डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है। अभी 5 ग्राउंड्स कौन कौन से होते हैं, तो आपको उसे जान लेना बहुत जरूरी है। तो लीजिए, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, इन प्लेस ऑफ बर्थ। तो इन 5 ग्राउंड के बेसिस पर आप किसी भी इंडियन सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। यानी कि कोई भी ऐसी प्लेस जो पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए बनी हो, या फिर कोई पब्लिक के लिए बना हुआ रेस्टोरेंट हो गया, या कोई भी पब्लिक ऑफिस हो गया, कहीं पर भी उनको जाने से यानी एक्सेस करने से उनको एक्सेस नहीं किया जा सकता, उनको रोका नहीं जा सकता। इसी के अलावा ये बोला गया 15 क्लोज 2 में कि कोई भी सार्वजनिक कुआं, नदी, तालाब या कोई ऐसी जगह जो सार्वजनिक है या फिर राज्य द्वारा स्थापित की गई है पब्लिक के लिए, पब्लिक यूज के लिए, तो वहां पर पब्लिक को इन 5 ग्राउंड्स के बेस पर जाने से रोका नहीं जा सकता है। अब यहाँ पर 15 क्लोज 1 और 2 में तो हमें ये बताने की कोशिश करिए कि किसी भी इंडियन सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन बेस पर उनको रोका नहीं जा सकता है। ओके, लेकिन 15 क्लोज 3 में कुछ स्पेशल अरेंजमेंट किया गया था, क्योंकि हमारे भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता है, वो बहुत अच्छे से जानते थे कि हमारे देश की स्थिति कुछ इस तरीके से, जहाँ पर पुरुष को हमेशा दर्जा दिया गया है, स्त्रियों को कम दिया गया है, यानी कि उनके साथ हमेशा भेदभाव हुआ है सेक्स बेस पर, जेंडर बेस पर। और हमेशा से बच्चों को वही सिखाया है कि जो बाप करेगा वो बेटा करेगा, मतलब अगर पिताजी का बिजनेस चल रहा है तो आगे जाके बच्चे को भी वही संभालना है। लेकिन ये तो एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन ही हुआ, उनके ऊपर थोपा गया है काम, तो ये भी हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हुआ, वायलेशन हुआ। तो इसलिए 15 क्लोज 3 को एक्सेप्शन के थ्रू ये डाला गया है कि पब्लिक के बेटरमेंट के लिए, यानी कि अगर कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जहां पर पब्लिक की भलाई छिपी हो, जहां पर उनको सभी के लिए इक्वल करना रखा हो, तो वो डिस्क्रिमिनेशन जो होगा पॉजिटिव अप्रोच लेकर आएगा। और ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ वुमेन्स के लिए और चाइल्ड के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप सोचते हैं कि कारखाने में अगर हम बड़ी बड़ी मशीनों के बीच में छोटे छोटे बच्चों को डाल दिया जाए काम के लिए, तो पूरी तरीके से गलत होगा। तो ऐसे में डिस्क्रिमिनेशन करना, यानी बच्चों को उस जगह पर काम करने से रोका जाना, पूरी तरीके से वैलिड होगा। ऐसे ही बच्चों की भलाई के लिए, उनके देखभाल के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनको और ज़्यादा बेटरमेंट के लिए, सक्सेस के लिए लेकर आएगा था चाइल्ड डेवलपमेंट एक्ट। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि कोई भी राज्य अपने राज्य में अब बच्चों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए, में वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए बेटर अरेंजमेंट या स्पेशल अरेंजमेंट कर सकती है, ये उन्हें कहा गया है। इसलिए आपने देखा होगा घरेलू हिंसा से लड़ने के लिए एक्ट बनाया गया था, दहेज प्रथा के लिए एक्ट बनाया गया है। तो ये सब अरेंजमेंट एक राज्य कर सकती है, यानी कि ये तो हो गया एक तरीके का एक्सेप्शन। लेकिन
ये जो है ये अप्रोच करता है पॉजिटिव थॉट्स को, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को। अब चलते हैं हम आर्टिकल 15 क्लोज 4 की ओर। लेकिन उससे पहले बता दो कि 15 क्लोज 3 में ये भी कहा गया है कि वुमेन को रिजर्वेशन दिया जा सकता है लोकल बॉडीज में। लोकल बॉडीज यानी पंचायत के चुनाव हो गए, सरपंच के चुनाव हो गए, जिला पार्षद, जिला परिषद, जो भी चुनाव होते हैं उसमें वुमेन्स को भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब बात आती है रिजर्वेशन की। अगर वुमेन को रिजर्वेशन मिलता है तो कुछ समय बीता था, यानी कि हमारे संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तब ये क्वेश्चन आता कि सभा में डिबेट हुई थी जहां पर ये मुद्दा आया था कि हमारे देश में ऐसी कहीं जातियां जो पिछड़ी हुई है, जो अपने आप को आगे लेकर नहीं आ पा रही है, और कहीं रिपोर्ट पेश की गई थी और रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया था कि ऐसी कई जातियां जो अपने आप को आगे नहीं ले पा रही क्योंकि उनके पास सोर्सेस नहीं है, हॉस्टल नहीं है पढ़ने के लिए, स्कूल नहीं है, अगर पेरेंट्स पढ़े हुए हैं तो उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं बच्चों को पढ़ाने के लिए, या फिर उनके पास ही जॉब नहीं है। तो कई सारे ऐसे रीजंस मिले थे जिसके कारण हमारी वो जो जातियां थी पिछड़ी हुई थी, तो उसको रिजर्वेशन देने की बात यहाँ पर उठी थी। ये कहा गया था कि शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन सभी को शिक्षा दिलाने के लिए रिजर्वेशन जो है यानी कि आरक्षण है वो एक तरीके से टूल्स की तरह काम करेगा, और इसके लिए लेकर आएगा आर्टिकल 15 क्लोज 4 में रिजर्वेशन। जब रिजर्वेशन लाया गया था तो पहला जो केस था जहां पर ये बात उठी थी कि रिजर्वेशन का जो कोटा डिसाइड किया गया है वो कितना होना चाहिए, यानी कि हर स्टेट ने अपने अपने अकॉर्डिंग अपना एक अरेंजमेंट किया, अपना एक प्रोविजन तैयार किया जहां पर उन्होंने सेट किया कि कौन सी कास्ट को रिजर्वेशन दिया जाएगा और कौन सी कास्ट जो पिछड़ी जातियों में आएगी। इस पर लेकर हमेशा से हमारे देश में आज भी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में मुकदमे के माध्यम से सवाल उठता रहा है, प्रश्न उठता रहा है कि पिछड़ी जातियों में किसको शामिल किया जाएगा, और रिजर्वेशन का जो परसेंटेज, जो क्राइटेरिया सेट किया गया है उस पर भी हमेशा सवाल उठते रहे। और सवाल आज भी आपके मन में भी आता होगा, क्यों नहीं आएगा, सवाल करने का हम सबका हक है, लेकिन उस सवाल का जवाब ढूंढने का भी हक हमारा ही है। तो काफी लोग होते हैं क्वेश्चन रेज कर लेते हैं, लेकिन सही इंसान वही है जो सवाल का जवाब भी ढूंढता है। तो आइए मैं आपके सवालों के जवाब की ओर लेकर चलती हूँ उस पहले केस की ओर। आर्टिकल 15 क्लोज 4 के बारे में जानने से पहले आपको कुछ आर्टिकल्स उनके बारे में जानने की जरूरत है, जहां पर इन केसेस में हमेशा ये तर्क प्रस्तुत किया गया था और ये आलोचना की गई थी कि जैसे कि आर्टिकल 15 क्लोज 4 के जो प्रोविजन है आर्टिकल 16 क्लोज 4 ये बोला गया था कि आर्टिकल 16 क्लोज 1 जो है आर्टिकल 16 एक्सेप्शन है, 15 क्लोज 1 जो है 15 क्लोज 4 का एक्सेप्शन है। ऐसे कई सारे केसेस इस केस में ये सारे बात कही गई थी, तो इसलिए आपको इन सभी आर्टिकल्स के बारे में जान लेना जरूरी है ताकि एट द एंड आप क्लेरिफाई कर पाए कि ये एक्सेप्शन है या नहीं, या फिर इनके जो तर्क है एक दूसरे से विसंगत तो नहीं है, इरिलीवेंट तो नहीं है। तो लीजिए चलते हैं इन सभी आर्टिकल्स की ऊपर शॉर्टकट वे में। तो फर्स्ट है आर्टिकल 61 जो कहता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि सभी के पास में अपॉर्चुनिटी इक्वल वे में, कि चाहे वो शिक्षा में अपना अपॉर्चुनिटी प्राप्त सके या फिर नौकरी में अपॉर्चुनिटी प्राप्त कर सके, तो ये सबके साथ इक्वल अपॉर्चुनिटी थी। जैसे कि आपको फर्स्ट केस में पता पड़ेगा चंपाई के दौरान जंग के मामले में, जहां पर उनको ने कहा था कि मेरे पास भी एक इक्वल अपॉर्चुनिटी एप्लीकेशन दे सकूं, एडमिशन ले सकूं मेरिट बेस पर, ठीक है। अब 16 क्लोज 4 जहां पर स्टेट को ये कहा गया है कि वो कुछ पोस्ट रिजर्व करके रख सकते हैं सोशली, और साथ ही में एजुकेशनल इकोनॉमिकली बेस पर कुछ करके रख सकती है, प्रोविजन बना सकती है, ताकि कभी ऐसा लगे जहां पर कुछ रिजर्वेशन की कुछ पोस्ट को रिजर्व रखने का फायदा ये होता है कि कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर हमें अचानक से जॉब की जरूरत होती है, नौकरियों में फुलफिल करने की जरूरत है, एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, तब वो जो पोस्ट रिजर्व करके रखी हुई है वो हमारे काम आती है। तो आर्टिकल 16 क्लोज 4 में पोस्ट रिजर्व के प्रोविजन की बात की गई, यानी कि स्टेट में जो होता है कोई भी प्रोविजन बना सकती है पोस्ट रिजर्व के लिए सोशली और इकोनॉमिकली बेस पर। अब 19 क्लोज 1 के सब क्लोज जी की ओर, जहां पर ये बोला गया है कि हर सिटीजन के पास में ये अधिकार है कि वो कोई भी प्रोफेशन, व्यापार, व्यवसाय के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। इसी के साथ में ये कहा गया आर्टिकल 29 के क्लोज 2 में कि ये 4 बेसिस पर, यानी कि रेस, रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज, इस बेसिस पर किसी भी व्यक्ति को एडमिशन से डिनाई नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक स्टेट इस 4 बेसिस को प्रोहिबिट करती है। अब बढ़ते हैं आर्टिकल 38 के क्लोज 1 की ओर, जहां पर एक स्टेट का काम है प्रमोट करना। किसको प्रमोट करना? कल्चरल, मतलब जो भी हमारे पीपल है तो उनको उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक राज्य जो है व्यवस्था कर सकती है उनके वेलफेयर के लिए। पब्लिक
फॉर द सोशली एंड इकोनॉमिकली इम्प्रूवमेंट बेटरमेंट, ठीक है, इसके लिए प्रोविजन बना सकती है। आर्टिकल 46 जो प्रमोट करता है एजुकेशनली इकोनॉमिकली बेस पर जो वीकर सेक्शन है उनको, जो कि हमारे एक डीपीएस पे है। इसके अलावा आर्टिकल 340 जहां स्टेट के पास ये पावर है कि इन वीकर सेक्शन के लिए कमीशन बनाने की। आर्टिकल 341 में एससी के बारे में, आर्टिकल 342 में एसटी के बारे में आपको बताया गया है। तो पहला केस था स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस श्रीमती चंपाकरण दोराईराजन का। हुआ कुछ ये था, लेकिन याद रखिएगा ये फर्स्ट अमेंडमेंट का केस है, सबसे लैंडमार्क जजमेंट इसमें दिया गया था और इसी बेसिस पर, इस केस के बेस पर कई सारे केस आए जहां पर इस रिजर्वेशन के मुद्दे पर सवाल उठाया गया और कई सारे परिवर्तन किए गए। तो इस केस में हुआ यह था कि 1987 में मद्रास प्रेसिडेंसी ने एक ऑर्डर निकाला और इस ऑर्डर को कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर के थ्रू यानी कि मद्रास के 4 कॉलेज मेडिकल के थे और 4 कॉलेज इंजीनियरिंग के थे, जहां पर मेडिकल की 330 सीट्स अवेलेबल थी फॉर एडमिशन और इंजीनियरिंग के 395 सीट्स अवेलेबल थी फॉर एडमिशन। अब इन 395 सीट्स और 330 सीट्स का क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से डिसाइड किया गया था। 17 आउटसाइड ऑफ स्टेट, 12 डिस्क्रिशनरी अलॉटमेंट और रेस्ट ऑफ फॉर डिस्ट्रिक्ट ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट, यानी कि उस राज्य के जिलों के ग्रुप बनाते हुए उन सीट्स को बाकी को डिसाइड किया गया था। सेम जो 395 सीट है उनका अलोकेशन कुछ इस तरीके से था। 21 जो था आउटसाइड ऑफ स्टेट, 12 डिस्क्रिशनरी अलॉटमेंट और रेस्ट ऑफ फॉर द डिस्ट्रिक्ट ग्रुप। तो हुआ ये था कि बाकी की जो बैलेंस शीट थी जो बच जाती थी उसमें से 14 सीट्स जो थी सिलेक्शन कमेटी द्वारा भरी जाती थी। तो बाकी की जो बैलेंस सीट थी यानी 14 सीट्स वो वहां की कमेटी द्वारा भरी जाती थी। तो 14 सीट का जो अलॉटमेंट था वो कुछ इस तरीके से था। 6 नॉन ब्राह्मण हिंदूज, 2 बैकवर्ड हिंदूज, 2 ब्राह्मण्स, 2 हरिजन्स, 1 एंग्लो इंडियन इंडियन क्रिश्चियंस एंड 1 फॉर द मुस्लिम। अब इसे चैलेंज किया था श्रीमती चंपाकरण दोराईराजन ने, क्योंकि उन्होंने वहां एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उनको वो एप्लीकेशन उनकी एक्सेप्ट नहीं की गई थी और इस पर उन्होंने क्वेश्चन रेज किया और सूट किया कि मुझे सिर्फ ब्राह्मण जाति के आधार पर एडमिशन नहीं दिया गया, ये मेरे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, ये डिस्क्रिमिनेशन है मेरा 15 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग, और किसी जाति के आधार पर आप मुझे एडमिशन नहीं दे रहे, जी बिल्कुल सही नहीं हो सकता है। तब मद्रास स्टेट ने ये कहा कि ये जो महिला है हमारे पास में एडमिशन के लिए आई नहीं, उन्होंने अपने जो भी प्रूफ थे वो बताए कि अभी तक इनकी हमें एप्लीकेशन मिली नहीं, अगर अप्लाई करते तो हम बिल्कुल इन्हें एप्लीकेशन देते, मतलब हम इन्हें एडमिशन देते, क्योंकि चंपाकरण दोराईराजन का एक और ये था कि उनके जो नंबर है मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग काफी अच्छे नंबर है, फिर भी उन्हें एडमिशन नहीं मिला। मतलब आप जाति के आधार पर एडमिशन दे रहे हो ना कि मेरिट बेस के आधार पर, तो ये तो गलत बात हुई। जो हमारे अंदर भी क्वेश्चन आता है कि जाति के आधार पर देने से अच्छा मेरिट बेस के आधार पर तो जो इतना अच्छा पढ़ते हैं आप उनको एडमिशन नहीं देते हो। तब मद्रास राज्य ने यह फैसला सुनिश्चित किया कि जाति के आधार पर एडमिशन देना पूरी तरीके से गलत होगा, यानी कि मेरिट बेसिस पर एडमिशन देना भी शामिल किया जाए। यानी कि अब एक नया क्राइटेरिया सेट हुआ जहां पर रिजर्वेशन के इस सेंटर में जहां पर मेरिट बेस के रिजर्वेशन को भी ऐड किया गया। यानी कि अब डिसाइड किया क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से, एसटी, एससी, बैकवर्ड क्लासेस और मेरिट बेसिस, यानी कि इस केस के बाद में रिजर्वेशन को 4 भागों में बांटा गया। लेकिन चंपाकरण दोराईराजन के लगाए गए इस आरोप को खारिज भी किया गया क्योंकि उन्होंने वहां पर एप्लीकेशन नहीं दी थी। लेकिन एक नया अमेंडमेंट करने का, नया सुधार करने का यहाँ से शुरुआत हुई थी इस मामले से। अब चलते हैं अगले केस की ओर, जहां पर इस मद्रास राज्य के इन कॉलेज द्वारा डिसाइड की गई जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया, इसको चैलेंज करते हुए मैसूर राज्य ने अपना एक नया रिजर्वेशन क्राइटेरिया सेट किया था। वो कुछ इस तरीके से था। तो हुआ ये था कि 26 जुलाई 1958 को मैसूर राज्य ने एक नया ऑर्डर निकाला जहां पर ये डिसाइड किया कि जो ब्राह्मण जाति उनको छोड़कर बाकी सभी को रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो 75% रिजर्वेशन क्राइटेरिया सेट किया गया, जिसमें 15% फॉर द एससी, 3% फॉर द एसटी एंड रेस्ट ऑफ द 57% फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। एंड बैकवर्ड क्लासेस काउंट लाइक मतलब जो पिछड़ी जाति है वो काउंट किया जाएगा सोशली और एजुकेशनली बेस पर। लेकिन बाद में
इस ऑर्डर को फिर से चैलेंज किया गया और ये डिसाइड किया गया कि जो आप भी परसेंटेज का क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं वो काफी चैलेंज किया गया और कहा गया 75% से 65% रिजर्वेशन क्राइटेरिया सेट किया जाए और जो ब्राह्मण जाति थी उसमें कायस, बनिया और इन जैन जाति को भी इंक्लूड किया गया, यानी कि उनको रिजर्वेशन नहीं देके बाकी की जाति को रिजर्वेशन दिया गया। फिर से चैलेंज किया गया और रिजर्वेशन के क्राइटेरिया को साथ शामिल नहीं की गई थी, उन पर भी सवाल उठे और काफी सारे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मैसूर राज्य ने फाइनली एक कमेटी बनाने की घोषणा करी, जिसके चेयरमैन रखे गए थे डॉक्टर गौड़ा, जिसको गौड़ा समिति के नाम से भी जाता है। और इस समिति का मेन मोटो ये था, ऑब्जेक्ट ये था कि गवर्नमेंट को सलाह करना देना, मतलब एडवाइस देना रिजर्वेशन से रिलेटेड और रिजर्वेशन के इस एजेंडा को सेट करना कि कितना जो रिजर्वेशन है कौन सी क्लास को देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से रिजर्वेशन का क्राइटेरिया। तो इस ऑर्डर को पास हुआ था, ये ऑर्डर 9 जून 1960 को, जो आपको हमेशा से याद रखने की जरूरत है, जो कभी भी आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि नागन गौड़ा समिति जो थी उसका ऑर्डर कब पास हुआ था, 9 जून 1960 को, और जहां पर ये डिसाइड किया गया था कि 15% फॉर SC, 3% फॉर ST एंड नाउ दिस एट 22% फॉर SC BC और 60% फॉर द मेरिट पूल। अब मेरिट पूल से आपको याद आया कि फर्स्ट जो केस है चंपाकंड दोहरे राजन का, जहां पर ये क्वेश्चन रेज किया था कि मेरिट बेस पर भी आप एडमिशन दे, रिजर्वेशन सेट करें। तो इस बात का ध्यान में रखते हुए गौड़ा जी ने इस बार मेरिट पूल को भी डिसाइड किया और ये बहुत अच्छी बात थी कि हमारे देश में शुरू से इस चीजों पर भी ध्यान दिया गया था, शिक्षा को मान्यता दी गई और पढ़े लिखे लोग जो बहुत इंटेलिजेंट है उनको भी मतलब हमेशा से ऊपर रखा गया, तो क्राइटेरिया सेट हुआ था। अब आपको क्या लगता है कि इसमें भी कोई शक करने की बात है? जी है, हमारे देश में जब तक सवाल नहीं उठेंगे, मुकदमे नहीं चलेंगे तो मजा कैसे आएगा। तो फिर से चैलेंज किया गया था इस बैकवर्ड क्लासेस के 22% के रिजर्वेशन के। अब आपने ये तो सेट कर लिया, लेकिन बैकवर्ड क्लास में शामिल कैसे किया जाएगा, इसके लिए गौड़ा समिति ने पूरी की पूरी जांच करी और पता लगाया कि का कारण क्या है। उन कारणों को पेश किया गया। उन कारणों को जानने के बाद कि क्यों ना बैकवर्ड क्लासेस को दो कैटेगरी में बांटा जाए, हो जाएगी मोर बैकवर्ड, एक हो जाएगी बैकवर्ड, और फिर इन दोनों कैटेगरी के लिए एक परसेंटेज फाइनली आप 4 कैटेगरी में रिजर्वेशन डिवाइड होने की जगह 5 कैटेगरी में रिजर्वेशन डिवाइड हुआ, जो कि कुछ इस तरीके से, जहां पर 15% फॉर SC, 3% फॉर ST, 28% फॉर मोर, 22% फॉर बैकवर्ड और 32% फॉर मेरिट पूल। यानी कि अभी जो फाइनल रिजर्वेशन सेट हुआ था वो इसे ही रहा था जो आया था MR बालाजी के केस में। आप इस देख सकते हैं MR बालाजी एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का, जो 1963 का केस है, जहां पर रीट पिटीशन की गई थी आर्टिकल 32 के थ्रू। डिस्प्यूट था द वैलिडिटी ऑफ द लास्ट ऑर्डर पास बाय द स्टेट ऑफ मैसूर ऑन जुलाई 31, 1960 15 क्लोज 4, और ये कहा गया था कि आर्टिकल 15 क्लोज 4 वैलिड बिकॉज अंडर दिस आर्टिकल ऑर्डर हैज बीन पास, इट्स वायलेट फंडामेंटल राइट एंड ऑल्सो स्टेट रिजर्वेशन इज आउटसाइड ऑफ द प्रोविजन। तो MR बालाजी केस में ये उठाया गया, लेकिन जो मेरिट पोल जो थी और जो OBC का, SC का, ST का जो परसेंटेज डिसाइड किया गया वो वही रखा गया जो गौड़ा समिति ने प्रस्तुत किया, और उसको वही रखते हुए आगे की कार्रवाई चलती रही, जहां पर हर स्टेट ने अपने अपने हिसाब से आर्टिकल 15 क्लोज 4 में ऐड करते हुए ये कहा कि आप जो है हर राज्य को ये अधिकार है कि वो अपने राज्य, अपने हिसाब से अपने राज्य में रहने वाली जातियों के पिछड़ेपन या उनके उन्नति, उनके उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, जो भी पॉइंट उसके हिसाब से डिसाइड करते हुए बैकवर्ड क्लासेस की एक लिस्ट बना सकती है और उस अकॉर्डिंग रिजर्वेशन सेट कर सकती है। लेकिन ये रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है किसी भी हालत में 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो MR बालाजी के लिए से 15 क्लोज 4 की तो शुरुआत हो गई, जहां पर उसको फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। लेकिन आपको क्या लगता है कहानी यहीं पर खत्म होती है? नहीं, क्योंकि परसेंटेज तो डिसाइड होगा, लेकिन क्वेश्चन अभी भी यही था कि बैकवर्ड क्लासेस में किसको शामिल किया जाएगा। अगर मोर बैकवर्ड और बैकवर्ड की बात की जाए तो पिछड़ी जातियों में कौन आएगा? पिछड़ी जातियां सामाजिक से मतलब सोशली बेस पर की जाए, इकोनॉमिकली बेस पर की जाए या एजुकेशनली बेस पर की जाए, ये हमेशा से सवाल उठता था। इसके बाद में एक और केस आया था चित्रलेखा एंड
स्टेट ऑफ मैसूर का 1964 का केस, जहां पर यह बोला गया है कि जाति को मान्यता न देते हुए इकोनॉमिकली और ऑक्यूपेशन बेस पर रिजर्वेशन दिया जाए। उसके बाद में फिर से इसको चैलेंज किया गया, सीए राजेंद्रन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के 1968 का मामला है, जहां पर यह बोला कास्ट को कंसिडर किया जाए और इसमें सोशली और इकोनॉमिक बेस पर जो बैकवर्ड क्लासेस है उनको शामिल करते हुए रिजर्वेशन दिया जाए। इसके बाद और भी कई केसेस आए जहां पर एससीबीसी के लिए कास्ट को कंसिडर किया गया। लास्ट में आया स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस प्रदीप टंडन का मामला 1975 का, जहां पर 3 जजों की बेंच ने फैसला लिया था और कहा कि कास्ट को हमेशा से कंसीडर किया जाएगा पिछड़ी जाति में। तो दोस्तों, अभी तक आपने समझ लिया आर्टिकल 15 क्लोज के 4 के आने का सफर। अब सवाल ये 15 क्लोज 5 की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसके बाद आया था मंडल कमीशन, जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये कई बार सवाल आता है कंपटीशन एग्जाम में कि मंडल कमीशन के नाम से किसको जाना जाता है, ये कौन से मामले से इसकी शुरुआत हुई थी और इसमें क्या क्राइटेरिया सेट किया गया था। तो आपको इसको जानने के लिए मेरी अगली वीडियो की ओर जाना होगा। लेकिन प्लीज 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 मैं आप सभी को फिर से शॉर्टकट में इस पूरी बात को समझा देती हूँ कि आर्टिकल 15 क्लोज 1, 15 क्लोज 2 और 15 क्लोज 3 ये शुरू से हमारे संविधान में जोड़े गए थे, लेकिन की शुरुआत हुई थी फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद से, जहां पर सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट 2 केसेस है उसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। एक तो चंपाकरण दोराइजन का मामला जो स्टेट ऑफ मद्रास से रिलेटेड था और एक एमआर बालाजी का जो स्टेट ऑफ मैसूर से रिलेटेड था। ये दोनों क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं कि कौन से आर्टिकल से रिलेट करते हैं, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू। अच्छा, गौड़ा समिति के चेयरमैन कौन थे, तो आपको ये पता होना चाहिए और आपको ये भी सीक्वेंस पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी समिति आई या कब कब कैसे चेंजेस हुआ। तो मैं लास्ट में जाते जाते आपको बताना चाहूंगी इस सीक्वेंस को ऐसे आप याद रखिएगा। लेट्स लुक। फर्स्ट आपको ये याद रखने की जरूरत है कि ये लैंडमार्क केसेस था विद साइटेशन, जजमेंट दिया गया था मजिस्ट्रेट को। अच्छा, आपको याद रखना है, सबसे पहले आया था स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस श्रीमती चंपाकरण एआई 1951 को। फिर 1953 में काका कालेकर की समिति बनी थी, जहां पर उनको ये समिति के थ्रू उन्होंने ये बताने की कोशिश करी थी कि पिछड़ेपन का कारण क्या हो सकता है। उसके बाद एमआर बालाजी गौड़ा समिति आई थी, जहां पर उन्होंने इसके रिजर्वेशन के क्राइटेरिया को सेट किया था और गवर्नमेंट को सलाह दी थी। उसके बाद चित्रलेखा और स्टेट ऑफ मैसूर का केस आया था 1964 का। फिर सीए राजेंद्र वर्सन का केस आया था 1968 का। इसके बाद लास्ट में आया था स्टेट ऑफ यूपी का प्रदीप टंडन के साथ में केस 1975 का। तो आपको बस इन केसेस को याद रखना है। 2 समिति थी, काका कालेकर और गोबरा समिति। इसके बाद आया था मंडल कमीशन। ओके, यानी कि इस पूरे आर्टिकल 15 से रिलेट करती है 3 चीजें। कौन सा? काका कालेकर समिति, गौड़ा समिति और मंडल कमीशन। आई होप आपको इस वीडियो में जनरल नॉलेज से रिलेटेड बातें भी समझ में आ गई होगी। आपको ये भी पता पड़ गया होगा आर्टिकल 15 क्लोज 4 की जरूरत क्यों पड़ी और क्या उसमें अभी भी कुछ चीजें अधूरी थी जिसके लिए 15 क्लोज 5 को लाने की जरूरत पड़ी थी। क्योंकि इसलिए जरूरत पड़ी थी क्योंकि अभी भी ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि अगर हम सोशली और इकोनॉमिकली बेस पर या सोशली या एजुकेशनली बेस पर हम रिजर्वेशन देते हैं तो जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया सेट किया गया है क्या वो सही है। तो इस पर कई सारे सवाल उठे थे। मंडल कमीशन आया था, उन्होंने क्या किया था, उनको क्या काम दिया गया था, ये सब हम जानेंगे अगली वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अभी भी कोई इंक्वायरी है, कुछ जरूरत है आपको उन केसेस के बारे में डिटेल्स में जानना है तो प्लीज बताइए, क्योंकि वीडियो में इतना लेंदी नहीं की सकती वरना आप ही को सबको बोरिंग लगेगी मेरी वीडियो। और काफी टाइम बाद में आई हूँ तो मैं बहुत जल्दी लेकर आऊंगी इसका पार्ट 2, जहाँ पर आपको मंडल कमीशन के बारे में जो इंदिरा साहनी के केस के नाम से काफी फेमस है, आपको उसके बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए शबा खैर, लेट्स क्लोज अलीगढ़ डोर।